जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रमुख रूप से बहुत जानदार शानदार तरीके से, इतने बेहतरीन ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आपके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है ना इतिहास के प्रति, वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। प्रमुख रूप से आज हम जानेंगे अगल मैसूर युद्ध के बारे में, अगल मैसूर युद्ध के बारे में, अगल मैसूर प्रथम युद्ध के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपके जीवन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण होती है। अगर बात करें 1767 से लेकर 1769 तक युद्ध की बात की चर्चा होती है। आपको अगर हम बात करें इस युद्ध का वास्तव में अंग्रेजों की विस्तारवाद की नीति का परिणाम था। विस्तारवाद की नीति आखिर क्या थी, इसको भी हम जानेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। वो कह रहे हैं विस्तारवाद की नीति का परिणाम थी, तो भैया विस्तारवाद की नीति क्या थी। अंग्रेजों का मतलब था कि सीधा सीधा कि विस्तार करना है, हमें अपना विस्तार करना है। कुछ शब्द है ना, वो खुद ही अपना आंसर दे देते हैं। जैसे बोलते हैं विस्तारवाद की नीति, यानी विस्तार करना, अपने आप को विस्तार करना, अपने आप को बड़े लेवल पे ले जाना, इसको ही विस्तारवाद की नीति कहा जाता है। विद्यार्थियों, इन्होंने कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद, चाहे सहायक संधि के तौर पर किसी न किसी तरीके से अपने अधीन राज्यों को करने का कार्य किया था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक बाहर से आई हुई कंपनी, केवल और केवल एक कंपनी है और उसने पूरे भारत पर कब्जा करने का कार्य कर रहा है, कब्जा कर रही है, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुकेश अंबानी यानी टाटा कंपनी है, वो विदेश में जाकर विदेश को कब्जा कर लाई या विदेश को अपना गुलाम बना लिया, तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी एक कंपनी ही थी और भारत को गुलाम बनाने का कार्य किया था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई एक कंपनी, केवल और केवल कोई कंपनी, ना कोई सेना, ना उतनी कुछ। भाई कंपनी का मतलब क्या है, व्यापार करना। उसने सेना भी बना ली और सब कुछ कर लिया, युद्ध भी लड़ लिए और जीत भी लिया, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने पूरे भारत को गुलाम बनाने का कार्य किया था। तो यह कहा जाता है कि यह जो अगल प्रथम मैसूर युद्ध जो था, अगल मैसूर का प्रथम युद्ध जो था, वो कहीं ना कहीं वास्तव में अंग्रेजों की विस्तारवाद की नीति का परिणाम था। विस्तारवाद की नीति का परिणाम था। मैसूर के राजा के साथ अंग्रेजों ने कुल 4 युद्ध हुए। मैसूर के राजा के साथ अंग्रेजों के कुल 4 युद्ध हुए, जिसको अगल मैसूर प्रथम, अगल मैसूर द्वितीय, अगल मैसूर तृतीय और अगल मैसूर चतुर्थ के नाम से हम जानते हैं। और इनको बेहतरीन ढंग से सभी को एक एक करके डिटेल से भी पढ़ने का कार्य करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, पहले युद्ध में मैसूर के राजा की जीत हुई। बड़े खुश हो गए कि अब तो हमने अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन याद रखना, सांप को ऐसा मारो और उसके फन को ऐसा मारो कि दोबारा जो फन है ना वो उठ ना पाए। कहीं ना कहीं गलती मैसूर के राजा ने कर दी थी। अंग्रेजों को तो हराया था, लेकिन इस तरीके से नहीं हराया था कि वो दोबारा फन ना उठा सकें, अपना दोबारा पराक्रम ना कर सकें। कहीं ना कहीं पहले युद्ध में मैसूर के राजा की जीत तो हुई थी, बड़े खुश हुए बहुत जानदार शानदार तरीके से कि मैंने अंग्रेजों को हरा दिया है। जो अच्छे अच्छे राजा ना हरा सके, उनको मैंने हरा दिया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से निश्चिंत हो गए कि अब हमें हराने वाला कौन है। एक एटीट्यूड नहीं होता है, वो मैसूर के शासक के अंदर आने वाला था। भाई साहब, भाई जिसको बड़े बड़े राजाओं ने ना हरा सका, वो मैसूर के राजा ने हरा दिया, तो एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इनको आती हुई समस्या की जो शंका थी वो नहीं थी। एक नई समस्या इनके सामने आने वाली थी, जिसको अगले मैसूर द्वितीय के नाम से हम जानते हैं। और श्री राधे इनका होने वाला है। भैया आप समझो, पहले युद्ध में मैसूर राज्य की जीत हुई, बाकी 3 युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई। बड़ा एटीट्यूड हो गया, बड़ा घमंड हो गया कि अब तो हरा ही नहीं सकता कोई। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी युद्ध नीति को बड़ा सरल टाइप का, बड़ा ढीला, नहीं कहते हैं ढीला, छोड़ दिया। कह रहे आप कोई टेंशन नहीं है, जब अंग्रेज ना जीत सके तो और कौन। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज उसी वक्त का इंतजार करते हैं कि आपकी नींव कमजोर हो और नींव में हम
दे घुस चलें और हम निकल सकें, उस नींव को बिल्कुल हिला हिलू के बिल्कुल उखाड़ फेंकें। ये अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो बहुत जानदार शानदार हुआ करती थी। मैं हर वीडियो में और हर क्लास में कहता हूँ कि अंग्रेज़ भाई साहब बहुत दिमागदार व्यक्ति हुआ करते थे। वो हर लेवल पे अपना दिमाग को लगाया करते थे और सोचते थे किसी ना किसी तरीके से इसको तो मुझे हड़पना ही है, और वो हड़प भी लिया करते थे, क्योंकि वो सही वक्त का इंतज़ार करते थे कि जैसे ही ये राजा कमज़ोर होगा उस राजा पर हम आक्रमण करेंगे और विजय जो है वो प्राप्त करने का कार्य करेंगे। आगे की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें दक्कन के बारे में, तो दक्कन दक्कन का हैदर अली का पहला भारतीय था। हैदर अली पहला भारतीय था जिसने अंग्रेज़ों को पराजित करने का कार्य किया था विद्यार्थियों। हाँ, सही कह रहे हैं हम कि दक्कन का हैदर अली का पैसा भारतीय था। ये पहला भारतीय था जिसने अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य किया था। उनको सही तरीके से समझा दिया था कि औकात में रहो, नहीं तो अगर भारतीय जोश में आ गए तो तुम्हारा बस समझ लीजिए आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इस बात की गारंटी याद रखना, भारतीयों को कभी मत ललकारना, अन्यथा भारतीय अगर जोश में आ गए तो याद रखना सबको निस्ते नाबूद करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। ये बात बहुत बेहतरीन ढंग से आप याद करना विद्यार्थियों। दक्कन का हैदर अली दक्कन का हैदर अली यह पहला भारतीय था जिसने अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य किया था। अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य किया था। इसको बहुत बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन करता है कि बताइए वह कौन सा व्यक्ति है, वह कौन सा भारतीय व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों को सर्वप्रथम पराजित किया था। उसका नाम था हैदर अली, जो कि दक्कन का था। ठीक है, आगे बात करें। यह युद्ध हैदर अली और मद्रास मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में हुआ, और इसमें निज़ाम हैदराबाद के निज़ाम और मराठों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जब कहते हैं हर क्लास में मैंने कहा जब अपने अपने की ना हो सके तो फिर क्या रखा है, अपने अपनों से ही लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने इस तरीके की परिस्थितियां ही उत्पन्न कर दी थी कि आप खुद लड़ो और खुद मरो, और विजय जो होगी वो कहीं ना कहीं हमारी होगी। इसी नीति के तहत मद्रास प्रेसिडेंसी ने निज़ाम को और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया और फिर युद्ध करने का कार्य किया। अंग्रेजों का साथ जो है वो प्रमुख रूप से निज़ाम और मराठों ने दिया, और ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होने वाला था, क्योंकि आगे चल के हैदराबाद के निज़ाम और मराठों के बीच में भी युद्ध होगा जिसमें अंग्रेज कहेंगे कि हम तटस्थ रहेंगे। क्या कहेंगे? अंग्रेज कहेंगे हम तटस्थ रहेंगे, हम ना ही तो आपकी तरफ बोलेंगे और ना ही आपकी तरफ, क्योंकि ये बड़ी महाशक्तियाँ हैं मराठा और निज़ाम। याद रखना, यदि अंग्रेज मराठा तथा निज़ाम का साथ नहीं लेते तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं जीवन में ये कभी सफल नहीं हो सकते थे। ये दो बड़ी महाशक्तियां थीं, लेकिन इन दो बड़ी महाशक्तियों को अगर भारत को गुलाम बनाना है तो इन दो बड़ी महाशक्तियों को भी निस्ते नाबूद करना पड़ेगा और इनके बीच में भी युद्ध कराना पड़ेगा। इन लोगों ने इस प्रकार की आपको षड्यंत्र रचा कि दोनों में दुश्मनी हो गई और दोनों का युद्ध होने लगा। मराठों और निज़ामों में युद्ध होने लगा, इसको आगे पढ़ाएंगे हम प्रमुख रूप से। दोनों में युद्ध होने लगा और अंग्रेज जब से बात हुई तो कहने लगे कि हम तो तटस्थ रहेंगे, ना ही तो हम आपकी तरफ बोलेंगे और ना ही मराठों की तरफ। सबसे बड़ी गलती इन्होंने जो अंग्रेजों का साथ दिया, यही सबसे बड़ी गलती थी। अब शायद इनको अब यह एहसास हो जाए कि हमने जो अंग्रेजों का साथ दिया था वो बहुत गलत किया था। आगे बात करें प्रमुख रूप से तो 1769 में हैदर ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। और 1969 में दोनों के बीच में मद्रास की संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई विद्यार्थियों? तो भैया उसको बोलते हैं मद्रास की संधि। अंग्रेज तो पराजित हुए लेकिन एक संधि लेकर चले आए कि देखो अब इस युद्ध का जो समापन होगा 1969 में, दोनों के बीच में एक मद्रास की संधि हुई। इसके तहत
इसके तहत एक दूसरे जीते हुए राज्यों के जीते हुए प्रदेशों को छोड़ देंगे, यानी जो अंग्रेजों ने जीते थे मद्रास के प्रदेश वो उन्हें लौटा देंगे और मद्रास ने जो अंग्रेजों के लूटे थे वो उन्हें लौटा देंगे। इसको ही मद्रास की संधि बोलते हैं। मद्रास की संधि के लिए एग्जामिनर पूछता है कि बताइए मद्रास की संधि कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि मद्रास की जो संधि है 1969 में हुई थी। कब हुई थी विद्यार्थियों? 1969 में हुई थी। इतनी बात बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गई होगी। अगर 1769 में हैदर ने अंग्रेजों को पराजित तो किया, लेकिन एक संधि लेके चले आए भाई साहब जिसको बोलते हैं मद्रास की संधि, और यह 1969 में हुई और इसके तहत दोनों ने अपने एक दूसरे के जीते हुए जो राज्य थे एक दूसरे के उनको वापस लौटाने का कार्य किया। फिर एक नया युद्ध का आरंभ होता है जिसको बोलते हैं आगल मैसूर द्वितीय युद्ध। जानदार शानदार इसका रिजल्ट होने वाला है। क्या जानदार शानदार इसका रिजल्ट होने वाला है। याद रखिएगा, यदि आप अपने जीवन में ढीले पड़ जाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात की गारंटी मुझसे लिखवा लीजिए आप। सत्य बात बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन ढंग से बस पढ़ाई करिएगा, जीवन में बढ़िया तरीके से आप एक बड़ा सा मुकाम हासिल करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। अगले मैसूर द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1760 से आपको बता दें 1718 से लेके 1784 तक रहा और ये युद्ध जो था कहीं ना कहीं गजब होने वाला था। अंग्रेज की तरफ से जनरल आयरकूट जनरल आयरकूट इसके अलावा मैसूर राज्य से मराठा प्लस हैदराबाद के निज़ाम। अब मराठाओं तथा हैदराबाद के निज़ामों को यह बात बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई थी कि हमने जो अंग्रेज़ों का साथ दिया वो बहुत गलत किया है। अब ये अपने अपनों में आ गए और मराठा तथा हैदराबाद के निज़ाम ने मैसूर राज्य को साथ दिया और एक तरफ अंग्रेज थे जिनका नाम था जनरल आयरकुट की अगर हम बात करें भाई साहब, ये भी और ख़तरनाक व्यक्ति था भाई साहब। क्योंकि अंग्रेज जो थे ना वो मीत किसी के नहीं थे, वो केवल और केवल अपनी थे, अपने ही मीत थे, अपने गोरे लोगों के मीत थे। वो भारत के वासियों से यानी भारत के राज्यों से उन्हें या भारत के लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। इस बात को आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझना चाहिए। इस युद्ध में मराठा और निज़ाम ने हैदर अली का साथ दिया। हैदर अली का साथ दे दिया। चलो भूला उसको नहीं कहते हैं, जो शाम का भूला अगर सुबह आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता है ना। यस, ठीक है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को कि जो मराठा और निज़ाम ने हैदर अली का साथ देने का निर्णय लिया और एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसको आपको बता दें 1718 में हुआ था। एक निर्णायक युद्ध हुआ। कौन सा? 1718 में हुआ। अगर हम बात करें जब बंगाल के गवर्नर जनरल बोरिंग हेस्टिंग, ये भाई साहब बहुत खतरनाक व्यक्ति था। बोरिंग हेस्टिंग ने हैदर अली के विरुद्ध जनरल आयरकूट को भेजा। ये भेजा किस व्यक्ति ने था? ये था बोरिंग हेस्टिंग ने। एग्जामिनर यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे घुमाकर करता है कि बताइए हैदर अली के विरुद्ध जो जनरल है वो किस व्यक्ति ने, किस गवर्नर जनरल ने भेजा था? उसका था बोरिंग हेस्टिंग और इसने जनरल जो था आयरकूट को भेजा था। अगर हम बात करें आयरकूट की तो आयरकूट प्रोटोनोमा की युद्ध 1918 में हैदर अली को परास्त किया। हैदर अली को परास्त कर दिया और इस युद्ध होने के कारण आपको बता दें 1782 ईस्वी में यानी 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो क्या आप क्या समझते हैं कि अब जो होगा वो अंग्रेजों का होगा? नहीं, अभी इनका जो पुत्र है जिसका नाम टीपू सुल्तान है वो आएगा, गर्दा उड़ा जाएगा। लेकिन वो भी बहुत जानदार शानदार व्यक्ति हुआ करता था, बहुत गजब वाला, है ना। अगर हम बात करें, आपको प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा कि 1782 में आपको बता दें हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली के बाद हैदर अली का जो पुत्र था उसका नाम था टीपू ने आपको बता दें 1784 तक अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा। क्या कह रहा कि मैं हारूंगा नहीं, मैं सर कटा सकता हूँ, सर झुका नहीं सकता। इस व्यक्ति के लिए मैं सम्मान से कहता हूँ, व्यक्ति ने सर झुकाया नहीं, सर कटवा लिया। ये टीपू सुल्तान है जिसको आज हम वीरता के रूप में जानते हैं, वीरता से पढ़ते हैं कि भैया बहुत जानदार शानदार व्यक्ति था।
टीपू ने 1718 में अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा। 1784 तक भैया बहुत लंबा टाइम होता है, ये आपको बता दें, युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों के बीच में मंगलौर की संधि यानी 1784 यानी 1784 में हो गई और दोनों पक्षों एक दूसरे के जीते हुए राज्यों को आपस में बदल दिया, यानी आपस में वापसी कर दिए। नोट में याद रखिएगा, टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा है। अशांत आत्मा एनसीईआरटी में भी आपको बता दें, एनटीपीसी में, इसके अलावा रेलवे वगैरह में सभी एग्जामों में बहुत बेहतरीन ढंग से पूछा गया है कि बताइए जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टीपू सुल्तान है ना, उसको अशांत आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, कहना सर इसको अशांत आत्मा कहा जाता है। या फिर आपसे एग्जामिनर ये बात पूछ ले कि बताइए अगले मैसूर युद्ध में मराठा तथा हैदराबाद के निजाम ने किसका साथ दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैसूर राज्य था उनका साथ दिया। मैसूर से कौन थे, कहना सर हैदर अली था। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था जिसका नाम टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान रणभूमि में उतरा और उसने 1784 तक युद्ध जारी रखने का कार्य किया। इस बात को बड़े बेहतरीन ढंग से आपको पता होना चाहिए कि हैदर अली के विरुद्ध जो जनरल आया था वो किस व्यक्ति ने भेजा था। उस व्यक्ति का नाम था बोरिंग हेस्टिंग, ठीक है। और उस जनरल का क्या नाम था, उस जनरल का नाम था आयरकुट, ठीक है। इस बात को भी बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखना इस बात को, भारत को कोई भी अलग नहीं कर सकता है जब तक कि जिस थाली में जो भारतवासी हैं जिस थाली में खाएं उसमें छेद ना करें। तो क्योंकि भारत की मेंटलिटी, मैंने आपको बता दें, लोगों की मेंटलिटी देखी है, भारत के लोगों की मेंटलिटी देखी है, जो आपका साथ देगा पीठ में छुरा उसी के में गपाने का कार्य किया जाएगा। आप इस बात को बड़े बेहतरीन ढंग से समझ लीजिएगा कि आपको बताऊं मैं, हाँ, इस बात को आप बड़े बेहतरीन ढंग से समझ लीजिएगा, भारत की नींव तभी भी कमजोर नहीं पड़ सकती, कभी भी नहीं कमजोर पड़ सकती है अगर आप बढ़िया भारत के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको पॉलिटी में बताऊंगा मूल कर्तव्यों के बारे में। आप अपने मूल कर्तव्यों को अगर सही ढंग से निभाते हैं ना, तो वाकई में भारत जैसा देश तो कहीं है नहीं। यहाँ पर मट्टी को पूजा जाता है, यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर डूबते सूरज को पूजा जाता है, उगते सूरज को पूजा जाता है, यहाँ पर पत्थरों को पूजा जाता है, यहाँ पर मंदिरों को पूजा जाता है, यहाँ पर हर वो चीज़ पूजी जाती है। हमारे यहाँ तो कहना है अतिथि देवो भव। आपको बता दें वो भूमि है ये भारत की जहाँ पर भारत ने बहुत कुछ दिया है। अगर जीरो ना होता तो आज कंप्यूटर साइंस ना होती, कंप्यूटर का ना होता, कंप्यूटर का सी ना होता। इस बात को बेहतरीन ढंग से आप समझ लीजिएगा कि बहुत बेहतरीन ढंग से भारत ने हमेशा दुनिया के लिए बहुत कुछ करने का कार्य किया। चांद पर पानी ना होता, भारत ना होता, तो जीरो ना होता, तो आपको बता दें फिजिक्स ना होती, आपको बता दें कंप्यूटर ना होता, अंतरिक्ष का ज्ञान कुछ ना होता, आपको बता दें रॉकेट की लॉन्चिंग ना कर पाते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीरो। आपको लगता बड़े छोटा है, लेकिन एक नंबर के आगे जितने जीरो बढ़ जाएंगे ना उतनी संख्या बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, कहते भले इसको शून्य है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं आरंभ अंत ही आरंभ है, जिसका अंत होगा उसका आरंभ भी होगा। यानी शून्य से, यानी जीरो से हीरो बनाने की अकेडमी को ही फ्यूचर एकेडमी XYZ कहा जाता है। शानदार तरीके से एक बार रिवीजन करते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत गजब की क्लास भी आज की क्लास आपको लगी होगी। अगर बात करें अगल मैसूर प्रथम युद्ध के बारे में, यानी 1767 में, और बता दें आपको इस युद्ध में वास्तव में अंग्रेजों का विस्तारवाद की नीति का परिणाम था जो ये युद्ध हुआ था। मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों ने कुल 4 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में मैसूर राज्य की जीत हुई थी, बाकी 3 युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई थी। दक्कन का हैदर अली एक ऐसा भारतीय था जिसने अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य किया था। यह युद्ध हैदर अली और मद्रास के प्रेसिडेंसी के बीच में लड़ा गया था, और इनका साथ जो दिया था अंग्रेजों का वो थे निज़ाम और मराठों ने। ठीक है, इस बात को बड़े बेहतरीन ढंग से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने साथ दिया था। 1769 में
हैदर अली ने अपने अंग्रेजों को पराजित किया और 1969 में दोनों के बीच में मद्रास की संधि हो गई, जिसके तहत एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को छोड़ दिया गया। इसके बाद बात करेंगे अगल मैसूर द्वितीय युद्ध की, जिसमें 1718 यानी 1780 से लेके 1784 तक रहा। इसमें प्रमुख रूप से एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ मुख्य रूप से आपको बता दें मैसूर राज्य था। अंग्रेजों की तरफ से जनरल आयरकूट तथा मैसूर की तरफ से मराठा प्लस हैदराबाद के निज़ाम लड़ रहे थे। इस युद्ध में मराठा और निज़ाम हैदर अली का साथ दिया। निर्णायक युद्ध 1781 तक हुआ और जब बंगाल के गवर्नर जनरल बोरिंग हेस्टिंग ने हैदर अली के विरुद्ध एक जनरल आयरकूट को भेजा। आयरकूट पोर्टनुमा के युद्ध में 1981 में हैदर अली को परास्त किया। इस युद्ध होने के कारण आपको बता दें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन हैदर अली के बाद मैसूर का यानी आपको बता दें हैदर अली का पुत्र जिसको टीपू सुल्तान के नाम से जानते थे, टीपू ने 1784 तक अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों के बीच में मंगलौर की संधि हो गई, जिसको 1784 में हुई थी और दोनों पक्षों को एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया गया। टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बड़े बेहतरीन ढंग से आप समझ लीजिएगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ बढ़िया जानदार शानदार क्लास लियो ना, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो ना भाई, काहे चिंता करते हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करके आना है अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी वाकई में बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।